मायावती हमेशा चौंकाने वाले फैसलों के लिए जानी जाती हैं। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने आज लखनऊ में पदाधिकारियों की बैठक में बड़ा फैसला लिया है। मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया है। इसके साथ ही मायावती ने अपने भाई आनंद कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है। मायावती ने राज्यसभा सांसद रामजी गौतम की जिम्मेदारी बढ़ाई और अब वो भी नेशनल कोऑर्डिनेटर होंगे। मायावती ने 2 नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए हैं। वहीं आकाश आनंद अब बीएसपी में किसी पद पर नहीं रहेंगे। मायावती ने पिछले दिनों आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मायावती ने आज अहम बैठक की, जिसमें कई बड़े फैसले लिए हैं। एक बार फिर मायावती ने अपने फैसलों से चौंकाते हुए अपने भतीजे आकाश आनंद को उनके पद से हटा दिया है। अचानक और चौंकाने वाले फैसलों के लिए मशहूर मायावती ने आज एक और ऐसा ही फैसला लिया है। उन्होंने अपने सगे भतीजे को न सिर्फ नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाया है, बल्कि इससे पहले उन्होंने उत्तराधिकारी पद से भी उनको हटाया था। अब उन्होंने अपना यकीन अपने सगे भाई आनंद कुमार पर जाहिर किया है। देखने वाली बात होगी पार्टी के लिए ये फैसला कितना ज्यादा फायदेमंद होगा। वहीं इस बार मायावती ने अपने भतीजे की जगह अपने भाई पर भरोसा जताया है। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के साथ ही सभी पदों से हटा दिया है। वहीं भाई आनंद कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके अलावा रामजी गौतम को भी बीएसपी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। इस तरह मायावती में 2 नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। दिए गए उनका हम सब कार्यकर्ताओं को पालन करना है। कोई और परिवर्तन हुआ है? अब नेशनल कोऑर्डिनेटर 2 बनाए गए हैं। एक है मिस्टर आनंद कुमार जी, जो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, और दूसरे हैं रामजी गौतम जी। जी जी। और कोई परिवर्तन किसी तरह का कोई दिशा नहीं? अभी पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए बहन जी ने दिशा निर्देश दिए। मायावती के ताज़ा फैसले के मुताबिक अब आकाश आनंद पार्टी के किसी भी पद पर नहीं रहेंगे। मायावती ने कुछ दिन पहले अपने पुराने भरोसेमंद और रिश्ते में समधी अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निकाला था। बीएसपी चीफ मायावती ने इससे पहले हुई बैठक में साफ कर दिया था कि उनके जीते जी पार्टी का कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। आकाश जी को कोई अभी अहम जिम्मेदारी नहीं दी है और उनकी जगह उनके फादर आनंद जी को जिम्मेदारी दे दी है। मतलब आकाश जी को हटा दिया गया? जी। 2027 का क्या कोई रणनीति बनाई? नहीं, अभी तो संगठन दुरुस्त करने की बात कही गई है और संगठन में जो माननीय बहन जी ने हमें जो बहन जी ने आदेश दिया उस पर हम काम जाके करेंगे। लखनऊ में मायावती की अध्यक्षता में बीएसपी की अब तक की सबसे बड़ी बैठक हुई। बैठक में यूपी, उत्तराखंड समेत कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे। मायावती ने मंच पर एक बार फिर से अपनी इस बात को दोहराया कि पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए। बीएसपी के सामने पूरे देश में नहीं बल्कि यूपी में भी करो और मरो जैसी स्थिति आ गई है। पार्टी के वोट का ग्राफ लगातार गिर रहा है। यूपी में साल 2027 में विधानसभा चुनाव भी है। ऐसे में अब बीएसपी के सामने जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी हो जाती है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो उनका अपना समाज है या उनका अपना वोटर, वो कहीं ना कहीं जो है उनसे खिसक करके आज समाजवादी पार्टी की तरफ बड़ी आस और उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। हालांकि मायावती ने अपने दोनों भतीजे को सियासी तौर से सबके सामने पेश कर दिया है। अब देखने वाली बात ये है कि क्या आकाश आनंद और उनके भाई समेत मायावती का सियासी जादू आगे आने वाले चुनाव में दिखाई देगा। हालांकि आकाश आनंद को लेकर के हर तरफ बात चलने लगी थी। वो नौजवान है और लगातार वो हर जगह पर एक्टिव नजर आ रहे थे। ऐसे में पार्टी को उनसे फायदा नजर आ रहा था, लेकिन पिछले 3 से 4 महीनों के अंदर उन्होंने आकाश आनंद को पूरी तरह से राजनीतिक तौर से पैदल कर दिया है। कैमरा पर्सन मनोज शाही के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के कठपुतला वाले बयान पर सियासी घमासान जारी है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ पर बड़ा पलटवार किया, तो वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भी बीजेपी पर तीखा हमला किया। यूपी सरकार में मंत्री दिनेश खटीक ने ओवैसी को चैलेंज दिया है कि अगर उत्तर प्रदेश आएंगे तो चांद तारे नजर आ जाएंगे। ओवैसी पर निशाना साधते हुए दिनेश खटीक ने कहा कि ओवैसी उत्तर प्रदेश में आए तो यहां का लॉ एंड ऑर्डर पता चल जाएगा। देखिए रिपोर्ट। इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर सुविधा सरकार देना चाहते हो, कह देनी उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुतला बन के और केस को ले जाना चाहते हैं।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को तो उर्दू नहीं आती, मगर वो साइंटिस्ट क्यों नहीं बने, उसका जवाब वही दे सकते हैं। कठमुल्ला पर सियासी तकरार तेज हो गई है। सीएम योगी के बयान पर AIMIM चीफ ओवैसी ने जहां पलटवार किया, वहीं अब यूपी सरकार में मंत्री दिनेश खटीक ने कहा कि ओवैसी अगर उत्तर प्रदेश में आकर ये बयान दें तो चांद तारे नजर आ जाएंगे। ओवैसी पर निशाना साधते हुए दिनेश खटीक ने कहा कि ओवैसी यूपी में आए तो यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर पता चल जाएगा। अगर उनको संस्कृत पढ़ते तो आज राष्ट्रवाद उनके अंदर होता, के अंदर विकास की राजनीति वो लोग करते। अगर उनको विकास की राजनीति देखनी है तो वो यूपी में आए। यूपी में अगर वो आएंगे तो उनको साइंस का भी पता चलेगा और उनको चांद तारे नजर आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश का जो लॉ एंड ऑर्डर है, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी समाज का हो, किसी धर्म जाति पंथ का हो, तो गलत बात बोलने का अधिकार नहीं है। यदि कोई यहाँ पर गलत करता है, गलत बोलता है, तो उसको उसका खामियाजा भुगतना। हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी ने सीएम योगी के कठमुल्लापन वाले बयान को सियासी हवा दे दी है, जिस पर वार पलटवार जारी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि उर्दू पढ़ने से कठमुल्ले बनते हैं। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जो बुजुर्ग थे या जिस आइडियोलॉजी से वो आती हैं, उनके किसी भी शख्स ने इस मुल्क की आजादी में हिस्सा नहीं लिया। तो ये इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है इनकी। अब मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जिसके जहन और दिल पर गहन लग चुका है, तो दुनिया की कोई रोशनी उसके सर पे नहीं पहुंच सकती। सीएम योगी के बयान पर सियासी बयानबाजी तेज हो चुकी है। ओवैसी और योगी के वार पलटवार में बीजेपी और एसपी एक दूसरे पर हमलावर हैं। असदुद्दीन ओवैसी जी को इतिहास को पूरे दोबारा सही तरीके से पढ़ना चाहिए और इतिहास को एक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भाषा के नाम पर विवाद शुरू करने का काम किया है। उर्दू इस प्रदेश की दूसरी राजभाषा है और बड़े बड़े शायर हुए हैं। बीजेपी का कहना है कि ओवैसी युवाओं को सिर्फ जिहादी बनाए रखना चाहते हैं ताकि उनकी राजनीति चलती रहे। क्या सभी प्रकार की भाषाएं एक समाज के लोगों को नहीं पढ़नी चाहिए? क्या उनको केवल उर्दू में पढ़ने के लिए मजबूर कर देना चाहिए? भौतिकी हो, रसायन हो, गणित हो, विज्ञान हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, हर प्रकार की भाषा का जानकारी होनी चाहिए, हर प्रकार का ज्ञान आना चाहिए। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी चाहते हैं कि कुछ लोग कूपमंडूक बने रहें, वो विकास न कर सके, आधुनिकता की दौड़ में शामिल न हो सके, सबके साथ प्रतिस्पर्धा न कर सके, वो केवल जिहाद की भाषा को ही समझते रहे। योगी आदित्यनाथ के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया से ये विवाद अब सियासी बहस में बदल चुका है। ऐसे में आने वाले दिनों में इससे और भी ज्यादा तीखे बयान आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मार्च के महीने में उत्तर प्रदेश बीजेपी में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। मार्च का महीना यूपी बीजेपी के लिए काफी अहम रहने वाला है। होली के बाद में यूपी बीजेपी संगठन में जिले से लेकर प्रदेश तक काफी बदलाव नजर आएगा। यानी कि बीजेपी संगठन का पुनर्गठन हो जाएगा। वहीं योगी मंत्रिमंडल का भी विस्तार होना तय माना जा रहा है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। यूपी बीजेपी में बड़े बदलाव इसी महीने देखने को मिल सकते हैं। मार्च का महीना यूपी बीजेपी संगठन और सरकार के लिए काफी अहम है। होली के बाद यूपी बीजेपी संगठन में जिले से लेकर प्रदेश तक काफी बदलाव हो चुका है, यानी बीजेपी संगठन का पुनर्गठन हो जाएगा। वहीं योगी मंत्रिमंडल का भी विस्तार होना तय माना जा रहा है। यह मार्च का महीना भारतीय जनता पार्टी संगठन और योगी सरकार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के संगठन में मार्च के महीने में संगठन का जो पुनर्गठन का दौर है वो पूरा हो जाएगा, यानी कि कई नए चेहरे भारतीय जनता पार्टी के संगठन में तैनात हो जाएंगे। ये कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन इस मार्च के महीने में पूरी तरीके से नया होगा। यूपी बीजेपी पंचायत चुनावों और साल 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुटी हुई है। इसके लिए यूपी में कार्यकर्ताओं की समायोजन, मंत्रिमंडल विस्तार समेत बड़े स्तर पर समायोजन का प्लान किए जा रहे हैं। चुनाव हो या संगठन का गठन हो,
बूथ अध्यक्ष से लेके पार्लियामेंट्री बोर्ड तक इसमें इन्वॉल्व होता है और तमाम जो प्रक्रिया है, तमाम जो चरण है उसको पूरा किया जाता है। और निश्चित रूप से इस मंथन से जो निकलेगा एक यशस्वी नेतृत्व प्रदेश का निकलेगा और जो 27 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हो, इसके लिए काम करेगा। योगी मंत्रिमंडल में जहां 6 मंत्री और बनाए जा सकते हैं, वहीं मंत्रिमंडल में 15 से ज्यादा मंत्रियों के विभाग में फेरबदल हो सकता है। 3 से ज्यादा चेहरे मंत्रिमंडल से बाहर हो सकते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने बीजेपी की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। 8 साल से इनकी सरकार उत्तर प्रदेश में, इन्होंने इस चीज़ को मान लिया कि जो इनके मंत्री हैं, जो देख रहे हैं, विभाग देख रहे हैं, वो अपने विभाग में परिपक्व नहीं है और जनता को जो है अपने विभाग से जो देना चाहिए उस हिसाब से अपने जनता को खुश नहीं कर पा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इनके खुद के मंत्रिमंडल ने या इनके मुख्यमंत्री जी ने उस पर जो है पश्चिम लगाने का काम किया। अब देखिए कब किसको हटाते हैं, किसको नए सिरे से नई जिम्मेदारी देते हैं, किसको संगठन की जिम्मेदारी देते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। बीजेपी 12,000 कार्यकर्ताओं का समायोजन करेगी। बोर्ड, निगम, आयोग और निकायों के पार्षदों में कार्यकर्ताओं की तैनाती करेगी। बीजेपी संगठन में कार्यकर्ताओं के बड़े स्तर पर समायोजन की तैयारी है। होली के बाद यह सभी समायोजन और फेरबदल कर लिए जाएंगे। जातीय क्षेत्रीय समीकरणों को भी भारतीय जनता पार्टी देखेगी। वहीं इस मार्च के महीने में भारतीय जनता पार्टी का नया संगठन और योगी सरकार के मंत्रिमंडल के विस्तार भी पूरा हो जाएगा। कैमरामैन मनोज शाही के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। रमजान के महीने में मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने लाउड स्पीकर के लिए छूट देने की मांग की है। मौलाना की सरकार से मांग की है कि रमजान के महीने में सहरी और इफ्तार के वक्त मुसलमान को सहूलियत और रियायत दी जाए। मौलाना का मानना है कि हाईकोर्ट का आदेश सबके लिए है, सिर्फ ये आदेश मुसलमान के लिए नहीं है। इसलिए इंसाफ पर आधारित काम होना चाहिए ताकि हुकूमत का भरोसा आवाम पर बना रहे। वहीं मंत्री संजय निषाद ने लाउड स्पीकर हटाने की कार्रवाई को सही बताया है। देखिए रिपोर्ट। यूपी में धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर्स को लेकर योगी सरकार सख्त है, जिसके चलते मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटवाए गए हैं। अगर कहीं भी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल हुआ तो कार्रवाई करने के भी आदेश हैं। बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने यूपी सरकार से रमजान में मस्जिदों में से लाउड स्पीकर न उतारने की अपील की है। बरेलवी का कहना है कि रमजान शरीफ के महीने में इफ्तार और सहरी के वक्त में ऐलान की जरूरत होती है। ऐसे समय में लाउड स्पीकर अगर नहीं बोलता तो लोगों को दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। ये जरूरी है कि हुकूमत इसमें रमजान शरीफ के महीने में रियायत दे और सहूलत दे मुसलमानों को, ताकि अच्छे से रमजान शरीफ हो सकें। और लाउड स्पीकर उतारने की जहां तक बात है तो उसमें पक्षपात नहीं किया जाना चाहिए। हर एक के साथ कोई भी हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, अगर परमिशन नहीं है तो सबके साथ एक ही व्यवहार होना चाहिए। संभल में भी रमजान में सहरी और इफ्तार के वक्त अनाउंसमेंट के लिए लाउड स्पीकर बजाए जाने की अपील की गई। नगर पालिका अध्यक्ष के पति चौधरी मुशीर खान ने शासन प्रशासन से अपील की है कि अनाउंसमेंट के लिए आधा मिनट लाउड स्पीकर बजाने दें। शहरी में वक्त बता देंगे, ये वक्त हो चुका है, जिससे जनता या लोगों को परेशानी, रोजगार या रोजा रखने वाले उनको कोई दिक्कत। प्रशासन की तरफ से क्या आपको कहा गया इस बारे में? उन्होंने कहा हम बताएंगे, विचार करना है, विचार करने। जो तय गाइडलाइंस हैं, जो तय सीमा है ध्वनि की, उसका आप लोग कैसे ध्यान रखेंगे? जो डेसिबल्स तय किए गए हैं, कहा डीएम सर ने और एसपी सर ने ये बात रखी, तो हमने कहा कि सर हम एक जो महदूद एरिया है जहाँ पर हम उसकी आवाज़ को कम कर और कोई उसमें हर वक्त नहीं बोलेंगे, सिर्फ हम इतना बताएंगे कि ये वक्त हो चुका शहरी का, ये वक्त हो चुका इफ्तार का। वहीं पीलीभीत में बगैर इजाजत लाउड स्पीकर बजाने पर पुलिस ने एक्शन लिया है। जहानाबाद इलाके में मोहल्ला मनिहारन मस्जिद में बगैर इजाजत लाउड स्पीकर से तेज आवाज में अजान के बाद नमाज पढ़ाई जा रही थी। पुलिस ने बाकी सभी धार्मिक आयोजन करने वाले लोगों को नोटिस जारी किया है। तो कड़कड़ में हल्ला करकड़ में उन्हें माइक लगा के सुनाने की क्या जरूरत है? जब हम सब लोग मानते हैं कड़कड़ में है तो कड़कड़ में है तो काहे कड़क आवाज चले, शांति चले देश में। बच्चा पढ़ने लिखने का समय है ना, ये लाउड स्पीकर बजा के क्या डिस्टर्ब? हम कहते हैं न्यायालय ने ऑर्डर कर रखा है, ये ध्वनि प्रदूषण है, क्या चाहते हैं? भगवान को शांति देने के लिए कहा, बीमारी देने के लिए तो नहीं कहा। रमजान के दौरान संभल, बरेली, मुरादाबाद समेत अन्य जगहों पर रमजान की अजान बिना लाउड स्पीकर के हुई। वहीं शासन प्रशासन के इस एक्शन से मुस्लिम समुदाय परेशान नजर आ रहा है।
जिसके चलते मुस्लिम समुदाय के लोगों ने दिन में सिर्फ 2 मिनट लाउड स्पीकर बजाने की परमिशन मांगी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री बैन के बाद अब ब्रज की होली को लेकर नया फरमान जारी किया गया है। मथुरा के संतों ने होली पर ब्रज में मुस्लिमों की एंट्री बैन करने का फरमान सुनाया है। संतों का कहना है कि सनातन के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है और ब्रज की होली में मुस्लिमों का क्या काम है। वहीं मुस्लिम धर्मगुरु इसे गैर कानूनी फरमान बता रहे हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मथुरा में होली अपनी खुमारी पर है। इस बार ब्रज के कुछ लोगों ने मांग उठा दी है कि मथुरा में इस बार मुस्लिम दुकानदारों को होली से जुड़े सामान बेचने नहीं दिए जाएंगे। होली में जो ब्रज के संत हैं उनके द्वारा मांग उठाई गई है कि जो मुस्लिम दुकानदार हैं वो ब्रज की होली में उनकी एंट्री पर पाबंदी लगनी चाहिए, जिस तरीके से कुंभ में मुस्लिम युवकों की एंट्री पर पाबंदी थी। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि पिछले दिनों जिस तरीके से बरेली में धमकियां मिली हैं, उसे देखकर ऐसी मांग उठाई जा रही है। ब्रज क्षेत्र में हम मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, गोकुल, दाऊजी सभी जगह होली के दौरान मुस्लिम समाज के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाएंगे। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि मुस्लिम समाज का कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का व्यापार, रंग गुलाल बेचने का काम होली में करे या होली की भीड़ में घुसकर हुड़दंग करे। ब्रज की होली में मुस्लिमों की एंट्री पर रोक लगाए जाने की मांग तेज होती जा रही है। धर्म रक्षा संघ के बाद अब श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा फलाहारी ने सीएम को लेटर लिखा है। खून से पत्र लिखकर होली पर मुसलमानों की दुकान न लगे इसकी मांग की है। हमारे होली जैसे पवित्र त्योहार पर मुसलमानों की दुकानें नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ये लोग हमारे होली के त्योहार में हमारे होली के पवित्र जो रंग होते हैं उनमें जहर मिला सकते हैं, कांच के टुकड़े मिला सकते हैं, उनमें मिलावट कर सकते हैं, मिठाइयों में थूक सकते हैं। तो ऐसे लोगों को हमारे त्योहार से दूर रखा जाए। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने मथुरा के वृंदावन में होली पर लगने वाले मेले में मुस्लिम समाज की दुकानें लगाने पर पाबंदी लगाने को गैर कानूनी बताया है। कितना तुरफा तमाशा है ये। इस तरह की बातें करके समाज के अंदर नफरत घोल रहे हैं लोग, और ये संवैधानिक उसूलों के खिलाफ है। हिंदुस्तान का रहने वाला हर शख्स यहाँ का नागरिक है, यहाँ का शहरी है, कहीं भी दुकान लगा सकता है, कहीं भी मकान खरीद सकता है। वहीं वृंदावन के महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद महाराज का कहना है कि यह संभव नहीं है, क्योंकि कुंभ एक अलग आयोजन था, लेकिन वृंदावन और ब्रज में सब जगह मुसलमान रहते हैं, इसलिए ये मांग अनुचित है। ये थोड़ा तथ्य जो है बड़ा विचित्र जैसा लगता है, क्योंकि मुस्लिम हमारे वृंदावन में भी रहते हैं और वृंदावन के बॉर्डर पर भी रहते हैं, मथुरा में भी रहते हैं, तो उनका प्रवेश वर्जित करना अनुचित भी है, ठीक भी नहीं है और किया भी नहीं जा सकता है। और रही कुंभ की बात, कुंभ एक अलग से आयोजन किया गया था कुंभ क्षेत्र में, इसलिए प्रवेश वर्जित करना वहाँ संभव था। महाकुंभ के बाद अब कई साधु संत और हिंदू संगठन होली पर मुसलमानों की दुकानें नहीं लगने देने की मांग कर रही हैं। वहीं मुस्लिम धर्मगुरु इसे कानून के खिलाफ बता रहे हैं। संतों का आरोप है कि बरेली में जिस तरीके से पिछले दिनों धमकियां मिली हैं, उसके बाद उनको इस तरीके की मांग उठानी पड़ी है ताकि प्रेम और सौहार्द का जो पर्व है वो सकुशलता के साथ संपन्न हो सके। नितिन गौतम, न्यूज़ 18 मथुरा। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।